hope that you are good and doing well. So today's topic is that how to write answers in exam. Because of that, you can complete your whole paper in your board exam 2025. So firstly, I start my today's video. I wanted to share your motivational शायरी that which I listen with my caps are that सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाती है कीमत अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाती है कीमत अक्सर, और अगर ना बिकने पर आ जाओ तो कीमत और बढ़ जाती है। तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के वीडियो को। मुझे पता है कि आप लोग के पास बहुत ही ज्यादा कम समय बचा है, इसलिए बाकी सारी समस्याओं को दूर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए हम केवल और केवल आपकी बोर्ड एग्जाम पर फोकस करेंगे। लाइटिंग की थोड़ी सी इशू आप लोग को लग रही होगी। देखो, कारण ये है कि जैसे ही मैं वीडियो शूट करने के लिए जाती हूँ, लाइट भाई साहब हमेशा से कट जाती है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा। मेन फोकस आपका केवल और केवल आपकी स्टडी पर होना चाहिए। तो टुडेज टॉपिक इज दैट हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। मतलब आपको अपने एग्जाम में आंसर, देखो सारे बच्चे लिखते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा बन जाएगा टॉपर, कोई रह जाएगा एवरेज स्टूडेंट, और कोई बच्चा हमारा बिलो एवरेज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले भी बताया था। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप कैसे हो, आप लड़का हो, आप लड़की हो, आपको पढ़ने आता है कि नहीं आता है। आप जैसी अपनी कॉपी उसके सामने प्रोवाइड करोगे, केवल उसी को देख करके वो आपको नंबर दे देगा। तो बात यह है कि आप लोग को क्या करना है कि अपने आंसर को अपने कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करें, अपने पेपर को कैसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि हमारे कोई भी प्रश्न को ना छूटे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट्स को लिख करके रखा है, और यकीन मानिए अगर 10 पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया तो टॉपर बनने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन से है वो 10 पॉइंट, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहला पॉइंट वाला मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। बेटा देखो, आप आंसर कब दे पाओगे, सबसे पहले तो आंसर आप उसी कंडीशन में दे पाओगे जब आपको प्रश्न का अच्छे से पता हो। कहते हैं ना कि अगर आपको रास्ते का ही नहीं पता तो मंजिल कैसे मिलेगी। मतलब ये अगर प्रश्न आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रश्न है, उसको हमें लिखना क्या है उसमें, फिर आप आंसर क्या दोगे। पता चला उसमें चौरी चौरा की घटना कब हुई थी ये पूछा गया हो, और आपने वही छोड़ करके पूरी की पूरी घटना लिख डाली, वो नंबर कहाँ से देगा। 1-2 नंबर तो दे ही देगा, लेकिन ऐसा उस कंडीशन में करो ना जब आपको नहीं आ रहा हो। ये हमारा टॉपर बनने वाले बच्चों के लिए, आप कोई भी स्टूडेंट हो, सारे लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। पहले प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लिए रहोगे, उसके बाद क्या करो, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि उत्तर में महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करें। जब आप प्रश्न को अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। उसके बाद आप रिमेम्बर करोगे अपने आंसर को। तो आंसर में जो आपके इंपॉर्टेंट यानी कि की पॉइंट्स जो होते हैं, कोई भी हमारा जो आंसर होता है, आप सोचते होगे कि मैम ने, टीचर ने हमें 1 से 2 पेज लिखवा दिए। वो जो 1 से 2 पेज होते हैं ना, वो पूरी की पूरी आंसर नहीं होती है। उस 1-2 पेज में कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आपके मैम ने, टीचर ने, सर ने भी आप लोग को हाईलाइटर का यूज करने के लिए तो जरूर बताया होगा कि बेटा यहाँ पर हाईलाइटर का यूज किया करो, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो। तो वो ऐसा क्यों करवाता है, क्योंकि उस आंसर में जो इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो की आंसर होते हैं, उसे हाईलाइट करने के लिए, ताकि आप लोग को वो सारी चीजें याद रहे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे, क्वेश्चन की एनालिसिस हो जाएगी, देन यू विल गो टू द आंसर। मतलब आप आंसर को रिकॉल करोगे। आपको आंसर में क्या याद करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करना है। याद करने की ट्राई करो, बहुत ज्यादा समय मत देना। नहीं याद आए तो जो आ रहा है लिख करके आगे बढ़ो। उतना आपके पास टाइम होता नहीं कि आप 1 घंटे इसी शॉर्ट वाले को लेकर के बैठोगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट वाले में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, एंड देन जब उन लोगों का लॉन्ग वाला की टाइम आता है, लॉन्ग वाला टर्म आता है, तो पेपर को पूरा कर ही नहीं पाते।
रीजन है आपने शॉर्ट में इतना ज्यादा अपना टाइम दे दिया, लॉन्ग के लिए आपके पास टाइम बचा नहीं है, फिर आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो आंसर में इंपॉर्टेंट पार्ट को याद कर लो ताकि एग्जामिनर वही दे करके आप लोग को नंबर दे के चला जाए। देन वी विल गो फर्दर एट थर्ड पॉइंट इज दैट उत्तर को स्पष्ट और संक्षिप्त करें। आपका जो आंसर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा वो बोलते हैं ना भाई साहब कि उसमें पूरा मतलब गंदगी फैला के रख दिया, आंसर ऐसा लिखा कि टीचर को भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर बच्चे ने लिखा क्या है। और कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि जैसे टेस्ट वोस्ट होता है तो मान लो कोई आपकी घटना है जो कि 1885 में हुई है, तो वो क्या करेंगे, लिखेंगे इसे, बट क्या करेंगे, लिखने के बाद काट देंगे। और जब अब हम अपने स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो टीचर हमारी कॉपियों को हमारे सामने ही चेक करती है, तो चेक करेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम सर मैंने ये लिखा तो था, मेरे को नंबर चाहिए। वो नंबर आपको कहाँ से देंगे, बेटा आपने तो लिख करके कट कर दिया है। तो आपको ऐसी गलतियों को कभी नहीं करना है, आंसर को अपने स्पष्ट रखो ताकि वो आपको नंबर देने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना करे। संक्षिप्त रखे, छोटा रहो बड़ा, और जितना भी आपको लिखने आ रहा हो लिखो, लेकिन सही से आंसर को लिखो। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि समय प्रबंधन करें। देखो कोई प्रश्न कब नहीं छूटेगा, जब आपने सारे प्रश्नों को हल करोगे। अगर आप सारे प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे तब तो पक्का आपका छूट जाएगा। और उसमें भी ऑप्शंस करके दिए होते हैं, और करके भी हमारे कई सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो समय प्रबंधन यानी कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ये होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और टाइम मैनेजमेंट कोई दूसरा नहीं बता सकता। ठीक है टीचर बता भी देंगे, बट अगर आपने ही उसकी प्रिपरेशन पहले से नहीं की तो आप कैसे बोल सकोगे कि हाँ हमारा टाइम मैनेज हुआ है या नहीं हुआ है। आप आधे क्वेश्चन को करोगे, आधे आपके छूट जाएंगे। देन अभी भी अगर आपके पास की बचे हुए हैं 10 से 15 दिन, तो टाइम को मैनेज करना सीख लो। अरे आप घर पे रह रहे होगे ना, मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट कॉलेज स्कूल इस समय नहीं जा रहे होंगे। रीजन है कि भाई बोर्ड एग्जाम आ गया, केवल कुछ ही दिन बचे हैं। अगर इन दी सिचुएशन भी हम लोग कॉलेज स्कूल जाते रहेंगे तो भाई हमारे पेपर की प्रिपरेशन कैसे होगी। ठीक है बेटा आप जो भी कर रहे हो सब सही है, लेकिन टाइम को मैनेज कर लो। 24 घंटे घर पे रह रहे हो, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, ट्राई करो कि एक बार आप 3 घंटे 15 मिनट बैठ करके घर पे लिखने का ट्राई करो। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, उसे बैठ करके लिखने का ट्राई करो कि क्या मैं इसको हल कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, मैं पूरा पेपर सॉल्व कर ले रहा हूँ कि नहीं, वो सारी चीजों को देख लो। और एक और बात बता दूं, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। कोई अगर आप लोग को साउंड में थोड़ी सी इशू समझ में रहेगा तो आप लोग उसे भी मैनेज कर लीजिएगा। रीजन यही है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम है, तो आप लोग के लिए वीडियोस लाने में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए और सारे वीडियोस को डे टू डे देखा करिए। 5वें वाले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि हमारा यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को सारे प्रश्न आ रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि सारा प्रश्न आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी। अभी थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे आ जाते हैं जो कि बच्चों को नहीं आते, तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, तो उसे छोड़ करके देन आपको उसको छोड़ना है, और ऐसे ही नहीं छोड़ देना। याद रखिएगा मैं आप लोग को ये भी बताने वाली हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो कैसे केस में नहीं छूटेगा, देन इसे छोड़कर आपको बेटा उसे छोड़ करके पहले जो आपको आ रहा हो प्रश्न उसे लिखिए, फिर उसके बाद अंत में समय दे। अंत में समय देने का मतलब ये है कि मान लो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन जो भी सेक्शंस आ रही हो आप उसको स्टार्ट करो। जैसे सपोज दैट आपके पास 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो उस केस में आपको क्या करना है कि देखो मान लो ये हमारे पास है सेक्शन ए, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है सेक्शन बी, इसके बाद हमारे पास है सेक्शन सी, इसके बाद है सेक्शन डी। ये सारे हो गए। सपोज दैट कि आपको बेटा सेक्शन बी वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो कि सेक्शन ए को छोड़ो, सी को छोड़ो, डी को छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप हाँ स्टार्टिंग से लिखोगे तभी आपको नंबर मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हाँ अगर मान लो सेक्शन बी के आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या करो कि ये मान लो आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालो सेक्शन नंबर बी, इसके बाद यहाँ पे आपको आंसर नंबर डालना है, सेक्शन नंबर बी डालो, और ब्लैक वाले पेन से ही आप अपने यहाँ पे डालोगे आंसर नंबर सेकंड। मान लो आपको सेकंड वाला है सेक्शन बी में, एक्शन सेकंड डाल करके आप क्या करोगे, इसकी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर दोगे, और मान लो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देन सेक्शन बी में आपके केवल आंसर क्वेश्चन 2 ही तो होगा नहीं,
इसमें आपके 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, मान लो इतने सारे प्रश्न है। पहला वाला हमारा सेक्शन ए में हो गया, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका सेकंड में सेक्शन बी वाले में है। तो आपको क्या है कि 2, 4, 5 आ रहे हैं, पर थर्ड वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आपको नहीं आ रहा है, आप उसे भी हल कर सकते हो। क्या करो कि थोड़ा सा स्पेस इसके लिए छोड़ दो, ध्यान दो सेक्शन को हमेशा एक ही पास लिखना। आप सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ को लिख लो, ध्यान दो कि आपका सेक्शन एक ही पास होना चाहिए। देन आप थर्ड वाले के लिए थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस छोड़ दो। जब आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब आपको इस पर जाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे ही सोचते रह जाओ और क्या हो कि आपका ये सारा भी छूट जाए, ऐसे आपका पेपर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद जो हमारा 6 वाला पॉइंट है, 6 वाला क्या है कि आपका जो एमसीक्यू होता है उसके लिए आपको ओएमआर शीट दी हुई होती है और आपको उसी पर हल करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जो आंसर कॉपी दी हुई है आप कॉपी पर ही एमसीक्यू डाल करके उसका आंसर लिखने लगो, ऐसा मत करना बच्चों। देखो गलती कभी मत करना। हो सकता है आपने फ्रंट पेज में ही एमसीक्यू का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया और फिर टीचर ने आपको ओएमआर शीट ला करके दे दी, तो आप ओएमआर में तो भरोगे क्योंकि वो कंपल्सरी है। तो आपका जो फ्रंट पेज है कॉपी का जिसमें कि आपने ये एमसीक्यू का आंसर लिख रहे थे, तो आपका तो पहला पेपर ही खराब हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा आप लोग। एमसीक्यू के लिए आपको जो ओएमआर शीट दी जाएगी आप लोग को उस पर ही अपने आंसर राइटिंग को करना है। देन सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या है कि वेरी शॉर्ट वाला जो आपका रहेगा उसे आपको क्या करो कि 2.5 पेज में लिख लो, यानी कि आधे पेज में लिख लो। बहुत ज्यादा अगर टाइम देने लगोगे, सारी चीजों को लिखने का ना लिमिटेशन होता है, वर्ड लिमिटेशन जैसे दी रहती है कि जैसे कि आपको दिया रहेगा वेरी शॉर्ट के लिए तो आपको 30 to 40 ऐसे करके दिए रहेंगे कि वर्ड लिमिटेशन आपकी 30 to 40 रहेगी। तो क्या करो कि आपका कोई भी वेरी शॉर्ट वाली जब आप आंसर राइटिंग को करो तो उस केस में आपको ट्राई ये करना है कि आधे पेज में आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपके पास समय बचे तो 2-2 लाइन को छोड़ दिया करो, लास्ट में उसे भी लिख लिया करो। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कि 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पाते हो, देन आप कंप्लीट कर लो, सारे आंसर के नीचे 2-2 लाइन छोड़ देना और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप उसके नीचे 2-2 लाइन में लिख दिया करो। इसके बाद जो शॉर्ट वाला होता है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी, मैं भी पूछती थी। मैं तो जितने टीचर से पूछती थी ना सारे लोग बताते थे अलग अलग। मैं पूछती थी मैम लॉन्ग वाला कितने पेज में करूँ, सर शॉर्ट वाला कितने पेज में करूँ, सारे लोग अलग अलग बताते थे, मेरे को समझ ही नहीं आता था। बट मैं आप लोग को ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगी, आप लोग के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी ये प्यारी दीदी करेगी। तो क्या है हमारा 8वां वाला की जो शॉर्ट वाला आपका आंसर जब आपको लिखना होगा तो आप ट्राई करो कि 1 से 1.5 पेज में आपका वो आंसर इंड हो जाए। रीजन ये है कि अगर इसी को करते रह जाओगे तो आपके पास लॉन्ग वाला भी तो है, लॉन्ग वाला कैसे कंप्लीट होगा, फिर ये वाला हो जाएगा। तो 9वां पॉइंट है हमारा कि आपका जो लॉन्ग वाला आंसर राइटिंग हो उसे आप 3 to 4 पेजेस में कंप्लीट करने के लिए सोचो। लॉन्ग वाला जब भी होता है हमारा 10 to 20 मार्क्स के ही होते हैं, वैसे सारे सब्जेक्ट में अलग अलग होंगे। तो ट्राई करो कि जो आपका लॉन्ग वाला हो आप 3 to 4 पेज में उसको एंड करने का ट्राई किया करो। एट लास्ट जो हमारा 10वां वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि आपको अपना जो ये सारी आप जब अपने आंसर राइटिंग को करोगे तो नॉर्मली जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास व्हाइटनर होता है, हाइलाइटर होता है, हमारे पास कई सारे स्केचेस होते हैं, कलरफुल पेन होते हैं, पेंसिल होती है, हम सारे चीजों का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम की आप लोग को राइटिंग में क्या करना है, आर्ट वाले क्वेश्चन पेपर को छोड़ करके आपको काले पेन का यूज करना है फॉर हेडिंग के लिए। नीले पेन का नहीं, काले पेन का बेटा आपको सब हेडिंग के लिए यूज करना है, नीले पेन का आपको आंसर राइटिंग के लिए यूज करना है। इसके बाद जो काले स्केच पेन का आप यूज करोगे, काले स्केच पेन का यूज करें तो जो काला स्केच होगा उसको आपको हेडिंग के लिए यूज करना है। सपोज दैट कि ये आपकी जो है ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है। तो इसमें आप क्या करोगे कि आपके पास एक स्केच होता है, एक ब्लैक पेन होता है और एक ब्लू पेन होता है। तो जो स्केच होगा उसे आप सबसे बड़ी वाली हेडिंग को डालोगे। जैसे कि मान लो आपने स्केच से डाला सेक्शन बी, फिर ये स्केच हमारा चला गया। इसके बाद हमारे पास ब्लैक पेन है जिसमें कि सेक्शन बी में हम डालेंगे आंसर नंबर 3। मान लो 3 वाला हमारे स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको ब्लू पेन से अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर देना है। तो इसमें क्या करोगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको आप ब्लैक कलर से लिख दोगे या फिर लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद अपने पूरे आंसर को लिखोगे और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दोगे।
देन ये मेरी पूरे पॉइंट है, आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बगल में हट जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।